जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप कि तुम सब ठीक होगे और पीछे की क्लासेस तुमने पढ़ ली होंगी। काफ़ी टाइम बाद हमारी ये क्लास हो रही है। प्रोनाउन टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो उसमें आगे हम बढ़ लेते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार लगा करके नोट कर लीजिएगा ये। तो स्टार लगा करके नोट कर लो, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा आज का। और ये कॉन्सेप्ट है कुछ इस टाइप का कि मान के चलो हमने एक वर्ड है एंड वर्ड, ठीक है, सबको ही पता है कंजंक्शन एज अ कंजंक्शन। अब हम इसको यूज करेंगे एंड वर्ड को, और इस पे बेस्ड कैसे हम ये कॉन्सेप्ट बनाएंगे। देखिए, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है, अगर सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस के अंदर, जब हम एक सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो वो उसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे या फिर एक ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो कंजंक्शन एंड का यूज करके तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ही जोड़ेंगे या फिर एक सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। तो वो चीजें तुम्हें इसके अंदर देखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उस एग्जांपल से देखिएगा कि कैसे इसके अंदर चीजें चलेंगी। यू एंड आई या फिर मी, आई या फिर मी शुड गो देयर। अब पहले खुद से दिमाग लगा करके ये सोचना है कि इसके अंदर क्या लॉजिकल चीज होगी, इसके अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देखना इस चीज को, क्योंकि यू जो है ये वर्ड मैंने पहले भी बताया था, ये एज अ सब्जेक्ट भी काम कर लेता है, ये एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर लेता है। तो शायद ये एक डाउट बन सकता है दिमाग के अंदर कि ये ऑब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट है। ये हमें देखना पड़ेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्या ये सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। पहले ये बता दो, मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत बार ये बात बताई है कि सेंटेंस की फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होती है। सब्जेक्ट होगा, फिर उसकी कोई वर्ब होगी और फिर कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस की अगर फॉर्मेशन हम मान के चल लेते हैं इसमें, तो ये फिर कैसे लेके चलेंगे, हम एज अ सब्जेक्ट लेके चलेंगे। और मैंने क्या बोला कि जब ये एंड वर्ड आएगा, हम इसी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसके अंदर। तो ये एंड है, सब्जेक्ट को किससे जोड़ेगा, वो बात मैंने ऊपर पहले लिखी नहीं थी, तो अब यहाँ पे लिख लो कि जब भी ये एंड वर्ड आएगा तो ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ ही जोड़ेगा। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट के साथ ही सब्जेक्ट को जोड़ेगा तो ये तुम अच्छे से समझ गए होगे कि यहाँ पे कौन सा केस आएगा, आई या फिर मी। मैंने पहले भी बताया कि ये सब्जेक्टिव केस होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, मैंने कल की जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर भी बताया था कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बार यूज करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, ये एज अ सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर क्या आएगा, आई आएगा, मी नहीं आएगा। रटने वाली कोई चीज थी ही नहीं, हमें ये पता लग चुका है कि एंड वर्ड है वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ेगा। फिर बात आती है कि ये ऑब्जेक्ट को किसके साथ जोड़ेगा, तो पहले ही बता दे रहा हूं मैं कि ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ ही जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा वो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखना। they should have you and I या फिर me। इसका आंसर तुम खुद करोगे एक बार, ठीक है, फिर हम देखेंगे। तो अपने आप से सोच लेना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा। ठीक है, अब ये तो इतनी बातें तो दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तुम्हें दिख ही रही होगी, ये मेन वर्ब है इसकी। अगर ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है, तो सेंटेंस की फॉर्मेशन में कैसे चलते हैं हम, एक सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा। यही बात तो बोली थी ना मैंने उसके अंदर। तो अब क्या है, ये जो यू है ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। ये अगर एज अ ऑब्जेक्ट आएगा तो मैंने पहले भी बताया कि जो एंड वर्ड है वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ ही जोड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ेगा, तो इस बार आई नहीं आकर के कौन आएगा, मी आएगा। तो तुम्हें रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तुम समझ चुके होगे, और बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी था, लेकिन कई बार ये डाउट होता है और हम रट लेते हैं इन चीज़ों को कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, लेकिन तुम्हें रटना नहीं है, लॉजिकली चलेंगे। और इतना समझ अगर तुम्हें आ चुका है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा हम लेट वर्ड का सीखेंगे। इस लेट वर्ड का कॉन्सेप्ट है, शायद यहाँ तक आ ही जाएगा, इसी में कर लेते हैं। तो जो लेट वर्ड का कॉन्सेप्ट है ये कैसे चलेगा, इसके अंदर मैं पहले 2-3 एग्जांपल्स इसके देता हूं, फिर तुम इसका देखना कि कैसे क्या चलेगा। देखो, अब लेट ही या फिर हिम गो दे। अब शायद किसी को ये लगे कि इस टाइप की चीजें हम क्यों सीख रहे हैं, एग्जाम्स के अंदर ये चीजें नहीं आती। अगर तुम्हें ये लगे
तो ये बात भी ध्यान में रख के चलो, कई बार एरर जब बनते हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स उन एरर के अंदर दी जाती हैं जो हम पकड़ नहीं पाते। तो इन चीज़ों पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एरर अपने आप बनते चले जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से दिखेंगे तुम्हें एग्जाम के अंदर। तो ये अगर तुम्हें दिख रहा हो कि ये लेट क्या है, ये वर्ब होती है। ये क्या काम कर रही है, इसके अंदर वर्ब का काम कर रही है। अगर ये वर्ब है तो क्या तुम ऐसे बता सकते हो कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट? तो बिल्कुल सबका यही आंसर होगा कि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे ही ना आ करके यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हिम आएगा। बात समझ आई? अब कईयों को तो फिर ये होता है ना कि जज ये रहा कि लेट हिम गो देयर, इसलिए हिम आएगा। नहीं, ये रीजन तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो। अब ये लेट वर्ड का कॉन्सेप्ट था और कैसे, एज अ वर्ब। लेट वर्ड जो है वो कैसे है, एज अ वर्ब। एक और एग्जांपल देख लो, लेट राम एंड आई या फिर मी गो देयर। ठीक है, लेट। अब यहाँ पे कई बार ये भी हो जाता है, इसका अपर केस नहीं देता, ये भी एरर देखने को मिल जाए और ये पकड़ में नहीं आती, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन तुम्हें ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। लेट क्या है, एज अ वर्ब है। अगर ये एज अ वर्ब है तो राम क्या हुआ यूज यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। पकड़ गए तुम चीजों को? अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो फिर जो एंड कंजंक्शन यहाँ पर यूज हुआ है तो ये किसको किससे जोड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ ही जोड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ेगा तो ये तो सब्जेक्टिव केस था, तो यहाँ पे क्या आएगा, मी आएगा, जो कि क्या है कि ऑब्जेक्टिव केस है। पल्ले पड़ेगी चीजें बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और चीज ये कि डाउट शायद ये भी बन सकता है कि यहाँ पे गो वर्ब क्यों यूज हुई, यहाँ पे गोज क्यों नहीं आया, यहाँ पे गोज क्यों नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये डाउट इसलिए बन सकता है तुम्हारे दिमाग में कि यहाँ पे हम इस चीज को अगर नेग्लेक्ट भी कर देते तो यहाँ पे लेट नहीं आता। ठीक है, वो कई बार सुनते होगे ना सेंटेंस, लेट मी चेक। तो फिर अब जो दिक्कत है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे गोज क्यों नहीं आया। लेकिन अब दिमाग के अंदर ये बात भी ध्यान में रख के चलो कि यहाँ पे पहले एक वर्ब यूज हो चुकी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब का इफेक्ट, वर्ब पे इफेक्ट केवल एक बार आता है, दो बार नहीं आता। तो वर्ब के ऊपर इफेक्ट यहाँ पे आ चुका था, इसलिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, वर्ब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज तुम सीख भी चुके होगे, समझ भी चुके होगे। फटाक से इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चल लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना इसको। ठीक है, स्टार बना करके नोट कर लो। ये क्या है, प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट होगा ये, प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इसको कि प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है वो कैसे होता है। इसके अंदर सबसे पहले एक बात समझ लो कि प्रेपोजिशन मैंने पहले क्या बताया था, ये क्या करती है, ये रिलेट करने का काम करती है। यानी कि मैं इसको बोल के चल सकता हूं, ये क्या है, एक रिलेटिंग वर्ड है। अगर ये रिलेटिंग वर्ड है तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत बार बताया था कि एक बार जब प्रेपोजिशन आती है तो उसके बाद अपना एक ऑब्जेक्ट जरूर लेगी। ये बात ध्यान में होगी कि प्रेपोजिशन अपने बाद एक अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेगी और ये क्या बन जाती है, एक फ्रेज बन जाती है। ये क्या बन जाती है, कि फ्रेज बन जाती है और ये क्या बन जाती है, कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, इसका कोई लेना देना नहीं होता। ये क्या बन जाती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बन जाती है। ये बात हमने बहुत बार देखी है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल से मैं तुम्हें बताता हूं ये चीज। देखो, अगर मैं कह दूं ही एट एन एप्पल, ठीक है, इसके अंदर तुम्हें क्या कोई प्रेपोजिशन दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही होगी। जो स्टार्टिंग से चीजें सीख के चलते जा रहे हैं उनको बिल्कुल यहां से समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है। और कैसे पहचान पाएंगे हम कि वर्ड क्या है सेंटेंस के अंदर? हमने बहुत बार सीखी है ये चीजें, तो यहाँ पे दोबारा हम नहीं देखेंगे। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, बिल्कुल साफ साफ दिख रही है ये चीजें तुम्हें। ये क्या है, कि आर्टिकल है या फिर क्या बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। तो मैं अगर तुमसे पूछ लूं कि इसके अंदर प्रेपोजिशन यूज क्यों नहीं की गई,
इसके अंदर प्रेपोजिशन क्यों नहीं यूज की गई? तो तुम बोलोगे प्रेपोजिशन की जरूरत इसके अंदर थी ही नहीं, तो हम धक्के से क्यों घुसेड़ेंगे? तो कोई अगर उसका रीजन नहीं है, लॉजिक ही नहीं है, तो फिर क्यों यूज करेंगे? अब एक बात और देखो, एक और सेंटेंस में लिखता हूं जिसके अंदर तुम्हें प्रेपोजिशन जरूर दिखेगी। शी केम टू हिम। अब तुम्हें दिख रही होगी इसके अंदर प्रेपोजिशन, बिल्कुल समझ आ रही होंगी चीजें। ये क्या है इसके अंदर? ये क्या है? इसका सब्जेक्ट है, और ये क्या है? इसकी वर्ब है, बिल्कुल। अब यहाँ पे केम क्यों आया? ये केम क्यों आया ये भी तुम्हें पता लग रहा होगा ना चीजें। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हम। और ये क्या है? इसकी प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये पक्का इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ही यूज नहीं हुआ, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद सब्जेक्टिव केस नहीं लेती, अपने बाद वो ऑब्जेक्टिव केस लेती है। तो ये क्या बन चुकी है? यहाँ पे फ्रेज बन चुकी है, इसलिए। अच्छा, इसके अंदर जो मेन बात थी देखने वाली कि प्रेपोजिशन क्यों आई, क्योंकि जो इसकी वर्ब है वो डायरेक्ट रिलेट नहीं हो पा रही थी ऑब्जेक्ट से। तुम इस टू को स्किप करके देख लो, तुम इस टू को यहां से हटा दो। जब तुम इसे यहां से हटा दोगे तो यहाँ क्या आएगा? सी केम हिम। अब यहाँ पे डायरेक्ट वो जो उसका ऑब्जेक्ट है रिलेट हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे बिल्कुल रिलेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ही एट, उसने क्या खाया? एप्पल खाया। अगर मैं पूछ लूं यहाँ पे सी केम, वह गई थी, तो वो गई थी, वह गई थी हिम, ये तो फिर रिलेट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मैंने पहले भी बताया कि रिलेटिंग वर्ड है, रिलेट करने के लिए प्रेपोजिशन यूज होगी। यहाँ पे रिलेट नहीं हो रहे थे, यानी कि जो वर्ब है ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज किया था। अब मेन कॉन्सेप्ट के इसके अंदर आते हैं, क्योंकि ये चीजें तो हमने पहले भी पढ़ी है। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो देख लो। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ इसका, और उससे चीजें समझनी है तुम्हें कि कैसे क्या होता है। रोहन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा, अच्छे से समझना है इसको। रोहन विद दे या देम, इसका आंसर तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें तुमने पढ़ ली है। अब इसका आंसर सबको सही करना है, कोई भी गलत नहीं करेगा। रोहन विद दे या देम इज या आर कमिंग देयर। सोचो अब इसका आंसर क्या आएगा? सबको दिमाग लगाना इसके अंदर कि इसका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर तुम्हें यही तो एग्जाम्पल नहीं दिखने वाला, ठीक है ना? वहां तो कई टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हमें वहां पे भी तो क्लिक करना पड़ेगा ना कि क्या एरर है, क्या गलती है, कैसे ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट होगा। तो इसको समझाओ अच्छे से। अब ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब विद क्या है? ये वर्ब तो नहीं है बिल्कुल भी। मैं पहले भी कह रहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो जिसने अच्छे से समझी थी चीजें तो उसको जरूर फायदा होगा। ये क्या है? ये क्या है फिर बता दो। ये क्या है? प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद ये और बोल दो फटाक से कि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सबको, अगर जिसने भी ऑब्जेक्ट बोला है तो वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करने वाले, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद लेगी ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट लेगी तो ये बन जाएगी फ्रेज। अगर ये फ्रेज बन जाएगी तो क्या मैंने ये बताया था कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर इसका कोई काम नहीं है, ये हट जाएगी यहाँ से। जैसे ही ये हटेगी तो इस सब्जेक्ट का डायरेक्ट इफेक्ट आएगा इस वर्ब के ऊपर। इस वर्ब के ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट अगर आएगा तो मेरे को ये बता दो, यहाँ पे सिंगुलर ये है और प्लूरल ये है, ठीक है? इतनी बातें तो समझ आई होंगी। रोहन सिंगुलर है, अगर रोहन सिंगुलर है तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी, यानी कि यहाँ पे इज आएगा, आर का कोई चांस नहीं होगा। अब सबको रीजन समझ आया होगा कैसे चीजें बदलती हैं, क्यों होती हैं। तो अगर समझ भी आई है तो फिर फटाक से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब तक अगर चीजें तुम्हें समझ आई हैं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाओ जल्दी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बट। अब ये जो बट वर्ड है ये कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है। कैसे कंफ्यूज करेगा ये कंफ्यूज कुछ इस टाइप से करेगा कि ये कई बार प्रेपोजिशन भी बन जाती है। ये कैसे काम कर लेता है? कई बार एज अ प्रेपोजिशन भी काम कर लेता है और एज अ कंजंक्शन भी काम कर लेता है। तो कब ये कंजंक्शन बनेगा, कब ये प्रेपोजिशन होगा, वो हमें बड़ा कंफ्यूज कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। तो ध्यान दें इस बात पे, जब भी ये कंजंक्शन होगा, जब भी ये कंजंक्शन यूज होगा
तो इसके बाद तुम्हें एक प्रॉपर सेंटेंस दिख जाएगा। ठीक है, कैसे पता लगे हमें अब ये कंजंक्शन है या फिर प्रेपोजिशन है, तो उसके लिए एक हिंट मैं ये दे रहा हूँ कि जब भी ये कंजंक्शन होगा उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैसी चीजें होंगी वो देखो एग्जांपल से। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, अब तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा ये क्या है। एवरीबडी, एवरीबडी बट ही या फिर हिम was not ready to go there। ठीक है, ये एक सेंटेंस मैंने तुम्हें लिख के दिया है, फटाक से बताओगे कि क्या क्या इसके अंदर चीजें चल रही हैं। ठीक है, मैं ज्यादा वेट तुम्हारा करूंगा नहीं, तुमने सोच ली होंगी चीजें, हमने आगे भी पढ़ना है इसके अंदर। तो एवरीबडी ये तो यूज हो चुका, जो मर्जी यूज हुआ हो, हमें ज्यादा इसके अंदर नहीं देखना। ठीक है ना, अगर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो हमें इससे लेना देना था ही नहीं, हमें बट को देखना था कि बट क्या कर रहा है इसके अंदर। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि एज अ कंजंक्शन यूज होगा तो पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस तुम्हें दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, एक बार 1 मिनट का टाइम दो, मैं एक और सेंटेंस साथ में ही लिख रहा हूं, फिर कंपैरिजन कर लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, आई इनवाइटेड राम बट he did not come। ठीक है, मैंने किसको इनवाइट किया था, राम को इनवाइट किया था, बट वो नहीं आया। ठीक है, अब समझो इसको, अब यहाँ पे भी तुम्हें एक बट दिख रहा है और यहाँ पे भी, ये दोनों बट अलग है, ये दोनों बट अलग है। मैं यहाँ पे भी तुम्हें एक ऑप्शन देके चल लेता हूँ, ही या फिर हिम, ये दोनों बट अलग हैं। कैसे हमें पता लगे कि ये दोनों बट कौन सा बट है इसके अंदर? एक चीज पे ध्यान दो, ये बट आया है और एक ये, मैंने पहले भी कहा कि तुम्हें एक कंप्लीट सेंटेंस दिख जाएगा अगर बट कंजंक्शन है तो, अगर बट कंजंक्शन है तो तुम्हें कंप्लीट सेंटेंस दिख जाएगा। अच्छा एक सेंस भी निकाल के चलो कि मैंने राम को इनवाइट किया लेकिन वो नहीं आया, तो यहाँ पे तुम्हें रुकना भी पड़ रहा है, तो रुकना भी पड़ रहा है तो ये कंजंक्शन है पक्का। एक अलग से सेंटेंस भी बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, कंजंक्शन है। अगर ये कंजंक्शन है तो ये अपना कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस सब्जेक्ट के ऊपर, बिल्कुल नहीं डालेगा, क्योंकि ये अपना एक ही सेंटेंस है। तो यहाँ पे हिम का कोई चांस नहीं, चांस किसका सारा, ही का। अब आ जाओ ऊपर वाले पे। अब ऊपर वाले पे जब तुम जाओगे, ये कुछ भी हो, ये तुम्हें शायद अभी कईयों को नहीं भी पता लग रहा होगा कि ये कुछ भी हो। ठीक है ये प्रोनाउन है, ये क्या ये प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है तो मेरे को ये बता दो, अगर ये प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट आ चुका है तो ये वर्ब तो है नहीं। ठीक है, इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, ये सब्जेक्ट आ चुका है तो चाहिए, तो इसको वर्ब है। अब वर्ब यहाँ पे है ही नहीं, तो तुम्हें यहाँ पे तुरंत पकड़ में आ जानी चाहिए चीजें कि ये कंजंक्शन नहीं है, ये कंजंक्शन पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को कंप्लीट होना था, फिर नेक्स्ट सेंटेंस को भी कंप्लीट होना था। तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। समझ आ रही है चीजें? अच्छा फिर तुम कहोगे कि आगे भी तो कंप्लीट कर दो, हमें कंफर्म भी तो कर दो कि चीजें सही है। बिल्कुल कंफर्म जरूर होगे तुम। अब ये क्या बनी, फ्रेज। फ्रेज बनते ही ये निकल गई यहाँ से, ये जैसे ही निकली तो यहाँ पे आ गई इसकी वर्ब। और क्या ये बता दो कि इसके अकॉर्डिंग इसकी वर्ब आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। आगे चीजें समझ, बिल्कुल समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो फटाक से इसको एक बार नोट कर लो। मैं पीछे हट रहा हूँ, क्लास ज़्यादा बड़ी रहेगी नहीं, ठीक है, तो थोड़ी सी शॉर्ट ही रहेगी ये क्लास। नेक्स्ट क्लास मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ी सी बड़ी क्लास हो। तो यहीं तक हम पढ़ देते हैं, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और फिर देखेंगे बाद की चीज़ें।